एम्पियर्ड सर्किटल लॉ। एम्पियर्ड सर्किटल लॉ के हेल्प से हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं इजी वे में। आप जानते हैं अलग अलग करंट कॉन्फ़िगरेशन के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए बायो-सावर्ट लॉ यूज किया जा सकता है, लेकिन बायो-सावर्ट लॉ को यूज करते समय कुछ केसेज में ऐसे इंटीग्रेशंस इन्वॉल्व होते हैं जिन्हें हम लोग क्लास 12 के लेवल पे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है एम्पियर सर्किटल लॉ जो है बायो-सावर्ट लॉ का ही एक सिंप्लीफाइड वर्जन है। ओके, तो क्या है एम्पियर सर्किटल लॉ, हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक ओपन प्लेन सरफेस कंसीडर कीजिए, किसी भी शेप का, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर। अभी हमें लॉ को समझना है, ठीक है। तो इस लॉ को समझने के लिए किसी भी शेप का एक ओपन प्लेन सरफेस कंसीडर करते हैं। तो यहां पर मैं एक ओपन प्लेन सरफेस कंसीडर करता हूं। ये रहा ओपन प्लेन सरफेस। तो ये एक प्लेन सरफेस है, राइट। अब यहां पर जो है करंट्स हैं, कुछ करंट्स हैं कुछ कंडक्टिंग वायर्स में। सपोज इस वायर से I1 करंट पास कर रहा है और ये करंट जो है इस सरफेस से क्रॉस कर रहा है। ये I2 रहा। सपोज ये करंट I3 है। कुछ करंट्स सरफेस को क्रॉस नहीं भी कर रहे हैं। तो इस तरीके से इस रीजन में जो है, इस रीजन में कुछ करंट्स हैं। यहां पे मैंने I1, I2, I3, I4 और I5 इस तरीके से 5 तरह के करंट्स जो है हमने कंसीडर किया। इनमें से कुछ करंट्स जो है वो इस सरफेस से क्रॉस कर रहे हैं। अब इस सरफेस का देखिए बाउंड्री, ये रहा बाउंड्री। ये बाउंड्री इसका। इस बाउंड्री पर जो है इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल लेंथ एलिमेंट्स कंसीडर कीजिए। इसमें बहुत सारे इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल लेंथ एलिमेंट्स मौजूद हैं, बहुत सारे। अब इस बाउंड्री के किसी भी एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जरा सोचिए। इस बाउंड्री के किसी भी पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड के बारे में सोचिए। तो सपोज मान लेता हूं मैं इस पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड के बारे में मैं सोचता हूं, कंसीडर करता हूं। इस पॉइंट पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो सपोज ये रहा, B वेक्टर। यहां पर एक सरफेस है, कुछ करंट जो है इस सरफेस को क्रॉस कर रहे हैं, कुछ करंट जो है इस सरफेस के बगल में है, मतलब इस सरफेस को क्रॉस नहीं कर रहा है। इस सरफेस का जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री पर बहुत सारे छोटे छोटे इनफिनिटेसिमली स्मॉल लाइन एलिमेंट हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। उनमें से किसी एक लाइन एलिमेंट के पोजीशन पर इस पॉइंट पे मैं नेट मैग्नेटिक फील्ड के बारे में नेट मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर करता हूं। मान लेता हूं वो नेट मैग्नेटिक फील्ड B वेक्टर है।
तो अब बताइए कि ये बी वेक्टर किसके कारण है? I1 के कारण है, I2 के कारण है, I3 के कारण है, I4 के कारण है, I5 के कारण है, या सबके कारण नेट मैग्नेटिक फील्ड? जवाब है सबके कारण, है ना। जितने भी करेंट्स हैं, I1, I2, I3, I4, I5, यहाँ पे अगल बगल में जितने भी, मान लीजिए पूरा का पूरा सिस्टम ये आइसोलेटेड है, इसके अलावा और कहीं आसपास में कोई दूसरा करंट कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, इतना जो ये जो सिस्टम है ये आइसोलेटेड है, तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इन सारे करेंट्स के कारण होगा, राइट। तो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड है जो कि I1, I2, I3, I4 और I5 के कारण है। ओके, अब ये जो लाइन एलिमेंट है इसका लेंथ dl है मान लीजिए, और इसे यदि हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखें, आप जानते हैं लेंथ जो है वो वेक्टर भी हो सकता है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? सबसे पहले ये तो क्लियर है कि ये जो लाइन एलिमेंट dl है ये इस बाउंड्री के टेंजेंशियल होगा। अब इसका डायरेक्शन या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। ये जो dl है इसका डायरेक्शन इस बाउंड्री के टेंजेंशियल होगा, ये तो क्लियर है। और इसका डायरेक्शन या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। कौन सा डायरेक्शन हम लोग चूज करेंगे? वो जो कि नेट मैग्नेटिक फील्ड के साथ स्मॉलर एंगल बनाता हो। तो क्लियर है कि ये जो एंगल है ये स्मॉलर एंगल बनाता है, तो ये जो है डीएल वेक्टर हुआ। ओके, ये जो है डीएल वेक्टर हुआ, राइट। डीएल वेक्टर और बी वेक्टर के बीच एंगल जो है वो थीटा मान लीजिए। ओके, अब मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक डीएल वेक्टर के अलोंग जिसे हम लोग बोलेंगे टेंजेंशियल कंपोनेंट बीटी इज इक्वल टू बी कॉस थीटा, और एक डीएल वेक्टर के परपेंडिकुलर जिसे हम लोग बोलेंगे बी परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बी साइन थीटा। ओके, अब एम्पियर सर्किटल लॉ क्या स्टेट करता है वो मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक साइन कन्वेंशन भी आपको याद करना होगा। आपको एक साइन कन्वेंशन भी याद करना होगा। अपना राइट हैंड लीजिए और उसके बाद राइट हैंड के जो फिंगर्स हैं उन्हें आप इस तरीके से कर्ल कीजिए ताकि ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो या फिर डीएल वेक्टर के डायरेक्शन में हो। ओके, तो चलिए ये रहा, राइट, मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन है या फिर डीएल वेक्टर, ये इस तरीके से ये रहा। तो ये जो थंब है ये थंब पॉजिटिव करंट का डायरेक्शन बता रहा है, यानी थंब के डायरेक्शन में जो करंट्स हैं उन्हें आप पॉजिटिव लेंगे। ओके, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो करंट्स हैं उन्हें आप निगेटिव लेंगे। ओके, तो टोटल करंट थ्रू द सरफेस, ये जो सरफेस है इस सरफेस से टोटल करंट कितना, जरा देखिए तो उस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग टोटल करंट थ्रू द सरफेस, टोटल करंट क्रॉसिंग द सरफेस I इज इक्वल टू, देखिए तो I1 क्रॉस कर रहा है और किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में है या निगेटिव डायरेक्शन में है। तो अगेन मैं इन फिंगर्स को कर्ल करता हूं मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, ये सरफेस ये ऐसा नहीं है ऐसे है। ओके, और मैग्नेटिक फील्ड ये बाहर की ओर है, जेड एक्सिस की ओर इस तरीके से निकला, राइट। तो इस तरीके से फिंगर्स जो है इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में कर्ल होंगे, ये डायरेक्शन पॉजिटिव करंट का डायरेक्शन है। तो I1 और I2 जो है वो पॉजिटिव करंट है और I3 जो है वो निगेटिव करंट है, और सरफेस से यही तीन करंट क्रॉस कर रहा है, I1, I2 और I3। I4 और I5 जो है वो सरफेस से क्रॉस नहीं कर रहे हैं, और हमें टोटल करंट थ्रू द सरफेस, टोटल करंट क्रॉसिंग द सरफेस कैलकुलेट करना है। तो I1 और I2 पॉजिटिव है, टोटल करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, और I3 जो है वो निगेटिव है, माइनस I3। ये हो गया टोटल करंट क्रॉसिंग द सरफेस। ओके, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्किटल लॉ, एम्पियर्स सर्किटल लॉ states that
क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल, देखिए ये इंटीग्रेशन का साइन है, इंटीग्रल का साइन है, और उसमें ये यदि लगा दिया ये सिंबल तो इसे हम लोग पढ़ते हैं क्लोज्ड। ओके, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। अब देखिए यहां पे क्या है, ये डीएल, डीएल का मतलब लाइन एलिमेंट है। ओके, तो इसे आप लोग पढ़ते हैं क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल। ओके, भाई गॉस लॉ आपको याद होगा, वहां पर ये होता था ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, तो ये जो था एरिया था, ये क्या था, एरिया था, और इस कारण से इसे आप लोग पढ़ते थे क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल। लेकिन यहां पर ये क्या है, डीएल लेंथ है। ओके, इसलिए इस इंटीग्रल को आप लोग पढ़ेंगे क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल। ओके, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल का मतलब क्या हुआ, मैं समझाता हूं आगे इसे। क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। व्हाट इज आई? आई इज टोटल करंट क्रॉसिंग द सरफेस, आई इज टोटल करंट थ्रू द सरफेस। ओके, और बी डॉट डीएल का मतलब क्या हुआ, देखिए बी डॉट डीएल का मतलब हुआ बी डीएल कॉस थीटा, मतलब बी कॉस थीटा इंटू डीएल। बी डॉट डीएल का मतलब क्या हुआ, बी कॉस थीटा इंटू डीएल, और बी कॉस थीटा को आप लोग बोलेंगे टेंजेंशियल कंपोनेंट बी टी डीएल। ओके, तो देखिए ये जो आपने इस बाउंड्री पर स्मॉल लाइन एलिमेंट्स कंसीडर किए हैं, तो इन लाइन एलिमेंट्स और मैग्नेटिक फील्ड के टेंजेंशियल कंपोनेंट का प्रोडक्ट लीजिए और पूरे क्लोज लूप पे इसे इंटीग्रेट कर दीजिए। मतलब कि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड का टेंजेंशियल कंपोनेंट है, ओके, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड का टेंजेंशियल कंपोनेंट है और यहां पर जो लाइन एलिमेंट डीएल का लेंथ है, उन दोनों का प्रोडक्ट, फिर यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड का टेंजेंशियल कंपोनेंट है और यहाँ जो लाइन एलिमेंट डीएल होगा, उन दोनों का प्रोडक्ट। मतलब इस बाउंड्री पर, इस सरफेस के बाउंड्री के हर एक पॉइंट पे जितने भी लाइन एलिमेंट्स हैं, हर एक लाइन एलिमेंट के पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड के टेंजेंशियल कंपोनेंट और लाइन एलिमेंट का प्रोडक्ट लीजिए और उन सबको सम अप कर दीजिए, उन सबको जोड़ दीजिए, तो उसे आप क्या पढ़ेंगे, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ बी टी डीएल। ओके, या फिर बी डॉट डीएल, एंड इट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई, वेयर आई इज टोटल करंट थ्रू द सरफेस। ये है एम्पियर सर्किटल लॉ। ओके, एक बार फिर से मैं समझा दूं। एक सरफेस कंसीडर कीजिए, यहां पर कुछ करंट्स हैं, I1, I2, I3 वगैरह कुछ करंट्स हैं। इस सरफेस का अपना एक बाउंड्री है, और बाउंड्री पर जो है आप छोटे छोटे इन्फिनिटेसिमली स्मॉल लाइन एलिमेंट्स कंसीडर कर सकते हैं, और उन लाइन एलिमेंट्स के पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड सपोज बी वेक्टर है, उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या होगा, बी कॉस थीटा। ओके, तो टेंजेंशियल कंपोनेंट और लाइन एलिमेंट डीएल का प्रोडक्ट लीजिए, और जितने भी लाइन एलिमेंट्स है सब जगह टेंजेंशियल कंपोनेंट और लाइन एलिमेंट का प्रोडक्ट लेकर के सबको ऐड कर दीजिए। तो क्लियर है कि ये जो एडिशन है, ये जो समेशन है, ये इंटीग्रल का रूप ले लेगा। तो इसे हम लोग कहेंगे क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल बी डॉट डीएल। ओके, क्योंकि ओवर द लूप ये पूरा बाउंड्री पे जो है आपको कवर करना है, ठीक है, इस पूरे बाउंड्री को जो है आपको कवर करना है। ओके, इसलिए जो है इसे हम लोग कहेंगे क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल। क्लोज क्यों, सपोज आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो ये पूरे बाउंड्री को कवर करने के लिए जो है आपको वापस यहीं पर आना होगा। ओके, इसलिए जो इसे हम लोग कर रहे हैं क्लोज्ड इंटीग्रल, ठीक है। और लाइन इंटीग्रल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आप लेंथ के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ओके, गॉस लॉ में ये सरफेस के रिस्पेक्ट में करते थे, इसलिए हम लोग क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल पढ़ते थे, और यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, लाइन इंटीग्रल। ओके, क्लियर है। तो क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर जो है वो इक्वल होगा म्यू नॉट टाइम्स नेट करंट, टोटल करंट पासिंग थ्रू द सरफेस के। ओके, और टोटल करंट कैलकुलेट करने के लिए हमें एक साइन कन्वेंशन यूज करना होगा। क्या था वो साइन कन्वेंशन, मैग्नेटिक फील्ड या डीएल वेक्टर के डायरेक्शन में आप राइट हैंड के फिंगर्स को घुमाइए। ओके, थंब जो है पॉजिटिव करंट का डायरेक्शन बताएगा। ओके, और थंब के अपोजिट डायरेक्शन में जो करंट है वो नेगेटिव होगा। तो इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर I1 और I2 जो है वो पॉजिटिव करंट्स हैं,
और I3 जो है वो नेगेटिव करंट है। तो इसलिए टोटल करंट कैलकुलेट करने के लिए मैंने लिखा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस I3। एनी प्रॉब्लम? गुड। तो अब हम लोग देखेंगे इसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर्स सर्किटल लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर्स सर्किटल लॉ। एम्पियर्स सर्किटल लॉ जो है बायो सावार्ट लॉ का सिंपलर वर्जन है। और बायो सावार्ट लॉ का यूज कहाँ करते थे? अलग अलग करंट कॉन्फ़िगरेशंस के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए यूज करते थे बायो सावार्ट लॉ का। तो एम्पियर सर्किटल लॉ का भी यूज हम लोग कर सकते हैं कहाँ? मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए। ओके हाँ, लेकिन इस एम्पियर सर्किटल लॉ को अप्लाई करने के लिए कुछ लिमिटेशंस हैं। ओके, एम्पियर सर्किटल लॉ को अप्लाई करके हम लोग मैग्नेटिक फील्ड तभी कैलकुलेट कर सकते हैं जब करंट कॉन्फ़िगरेशन के पास किसी तरह का सिमेट्रिसिटी हो। एम्पियर सर्किटल लॉ के हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड हम तभी कैलकुलेट कर सकते हैं जब करंट कॉन्फ़िगरेशन के पास किसी तरह का सिमेट्रिसिटी हो। तो वैसे हमारे सिलेबस में 3 केसेज हैं जहाँ पे हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं सबसे पहले जो एग्जांपल दे रहा हूँ वो है इन्फिनाइट लाइन करंट। एक इन्फिनिटली लॉन्ग कंडक्टर कंसीडर कीजिए और उसमें जो है करंट फ्लो कर रहा है। ओके, तो इस करंट कॉन्फ़िगरेशन के कारण जो है हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहेंगे, तो उसके लिए हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं देखिए। सपोज ये इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है और इसमें करंट। ओके, तो इस वायर से इक्वल डिस्टेंसेज पे है ना, इसके नॉर्मल इक्वल डिस्टेंसेज पे हम लोग देखें कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। ओके, आप लोग क्लास 10 में पढ़े हुए हैं इस तरह के वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड जो है कंसेंट्रिक सर्किल्स होते थे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो थे वो कंसेंट्रिक सर्किल्स होते थे। तो इस डिस्टेंस पे जो कि वायर से इक्वल डिस्टेंसेज पे है, यहाँ 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 सब जगह मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू सेम है। फिर उसी तरीके से यहाँ 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 इन सब पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू सेम है। तो हम कह सकते हैं कि इस वायर के पास जो है क्या है? सिमेट्रिसिटी। ओके, तो यदि किसी करंट कॉन्फ़िगरेशन के पास किसी तरह का सिमेट्रिसिटी हो तो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। क्योंकि एम्पियर सर्किटल लॉ जो है वो एक सिंपलर फॉर्म है बायो सावार्ट लॉ का, तो क्लियर है कि इसके पास कुछ न कुछ लिमिटेशंस होंगे। हर जगह इसको अप्लाई करना पॉसिबल नहीं होगा। तो जिस फॉर्म में अभी अभी हमने एम्पियर सर्किटल लॉ को पढ़ा है वो फॉर्म भी कॉम्प्लेक्स है, तो उसे और सिंपल बनाने के लिए हम लोग सिमेट्रिसिटी का यूज कर रहे हैं। ओके, और सिंपल बनाने के कंडीशन क्या है, क्या कंडीशन है जहां पे हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज कर सकते हैं? देखिए, सपोज किसी तरह के करंट कॉन्फ़िगरेशन के कारण हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं इस पॉइंट पे। ओके, इस पॉइंट पे जो है हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर करना चाहते हैं। तब आपको याद होगा हम एक सरफेस कंसीडर करते थे जिससे कि करंट पास कर रहा है एम्पियर सर्किटल लॉ के, जस्ट अभी अभी मैंने बताया था आपको। और उस सरफेस का बाउंड्री होता था, राइट? अब उस बाउंड्री का मैं नाम देने जा रहा हूं एम्पीरियन लूप। उस बाउंड्री का नाम क्या दिया जा रहा है? एम्पीरियन लूप। एम्पीरियन। चलिए मैं सिंपली ये इन्फिनाइट लॉन्ग वायर का ही केस ले लेता हूं। चलिए ये इन्फिनाइट लॉन्ग वायर है, इसमें करंट है और यहां पर जो है आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। पॉइंट पी है, तो आपको क्या करना है? एक बाउंड्री कंसीडर करना है, यानी कि आपको एक एम्पीरियन लूप कंसीडर करना है। और इस तरह का एम्पीरियन लूप कंसीडर करना है ताकि उसके हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड
टेंजेंशियल हो और उसका वैल्यू जो है वह कांस्टेंट हो। ओके, तो यहां पर पॉइंट पी से पास करता हुआ एक एम्पीरियल लूप कंसीडर करना है जो कि इस करंट को इनक्लोज करे। अगेन ध्यान से सुनिएगा, पॉइंट पी से पास करता हुआ आपको एक एम्पीरियल लूप कंसीडर करना। अब किस शेप का होगा, सर्कुलर होगा या रेक्टेंगुलर होगा या स्क्वायर होगा या ट्रायंगुलर होगा, वो मैं आगे बता रहा हूँ। ओके, अलग अलग करंट कॉन्फ़िगरेशन के कारण वो अलग अलग होता है, राइट। लेकिन जो कंडीशन है उस कंडीशन को आप लोग ध्यान से सुनिए। ओके, एम्पीरियल लूप कंसीडर करने के क्या रूल है। तो एम्पीरियल लूप पॉइंट पी से पास करना चाहिए क्योंकि पॉइंट पी पे हमें मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। और एम्पीरियल लूप जो है इस करंट को क्या करना चाहिए, इनक्लोज करना चाहिए। ओके, जिस तरीके से गॉसियन सरफेस चार्जेज को इनक्लोज करता था, उसी तरीके से एम्पीरियल लूप जो है करंट को जो है इनक्लोज करना चाहिए, इस तरीके से। ओके, तो करंट को एम्पीरियल लूप जो है वो इनक्लोज करना चाहिए। उसके बाद एम्पीरियल लूप के हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कांस्टेंट होना चाहिए और टेंजेंशियल होना चाहिए। एम्पीरियल लूप के हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कांस्टेंट होना चाहिए और टेंजेंशियल होना चाहिए। ये जो है इन्फिनाइट लॉन्ग वायर हमने लिया है, इसके कारण यदि मैं एक सर्कुलर एम्पीरियल लूप कंसीडर करूं, इस तरीके से, तो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल जो आप लोगों ने पढ़ा है या आप लोग जानते हैं 10th क्लास से ही, करंट के डायरेक्शन में अपने थंब को रखिए, राइट हैंड का थंब, और ये फिंगर्स जिस डायरेक्शन में कर्ल करते हैं उसी डायरेक्शन में होता है मैग्नेटिक फील्ड। उसके अकॉर्डिंग, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक सर्किल का टेंजेंशियल होता है। ऑस्टेड के एक्सपेरिमेंट में आपने पढ़ा है, राइट। इस वायर के परपेंडिकुलर प्लेन में आप एक सर्किल कंसीडर कीजिए। ओके, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है इस सर्किल के क्या टेंजेंशियल होता है। तो ये जो एम्पीरियल लूप मैंने कंसीडर किया ये कैसा है, सर्कुलर है। ओके, इस सर्कुलर एम्पीरियल लूप के सेंटर पे पड़ता है ये वायर। ओके, तो क्लियर है कि इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो टेंजेंशियल है। हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो है इस एम्पीरियल लूप के टेंजेंशियल है, और यही कंडीशन है। यदि इस तरह की सिमेट्रिसिटी आपको दिखे तब आप लोग एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो यदि इस तरह का सिमेट्रिसिटी आपको दिखे तो एम्पियर्स सर्किटल लॉ आप अप्लाई कर सकते हैं। क्या है ये सिमेट्रिसिटी? आप यदि किसी करंट कॉन्फ़िगरेशन के कारण सक्षम है एक ऐसा एम्पीरियल लूप कंसीडर करने में जिसके हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल हो और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी कांस्टेंट हो, इस पॉइंट पे, 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 हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो है इस लूप के टेंजेंशियल है और प्लस प्लस क्या मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है, तब आप लोग एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, और भी केसेस है, और भी पॉसिबिलिटीज है। यदि मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल ना हो, नॉर्मल हो, सपोज किसी केस में हो सकता है वैसा, ठीक है, सपोज ऐसा एम्पीरियल लूप कंसीडर करना पॉसिबल हो ताकि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो है एम्पीरियल लूप के नॉर्मल हो। एम्पीरियल लूप पे ये टेंजेंट मैं ड्रॉ कर देता हूं, ये नॉर्मल हो तो भी जो है एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करना पॉसिबल होगा। ओके, और ऐसा भी हो पॉसिबल कि एम्पीरियल लूप के किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाए, राइट, मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड एम्पीरियल लूप पे किसी पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करता, तो भी आप लोग एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करने के कुछ लिमिटेशंस हैं। करंट जो है उसके पास किसी तरह का सिमेट्रिसिटी होना चाहिए। ओके, और अप्लाई करने के लिए हम लोग कंसीडर करते हैं कि एम्पीरियल लूप।
एम्पीरियन लूप का प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए? एम्पीरियन लूप जो है उस करंट को इनक्लोज करना चाहिए। ओके, एम्पीरियन लूप जो है उस करंट को इनक्लोज करना चाहिए। उसके बाद एम्पीरियन लूप के हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होना चाहिए और प्लस टेंजेंशियल होना चाहिए। ओके, या फिर मैग्नेटिक फील्ड एम्पीरियन लूप के परपेंडिकुलर होना चाहिए, या फिर एम्पीरियन लूप के पॉइंट्स पर, एम्पीरियन लूप पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होना चाहिए। यदि इन तीनों में से कोई कंडीशन मिलता है तो आप एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं एक इन्फिनाइट लॉन्ग थिन वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनाइट लॉन्ग थिन वायर। तो आपके पास एक थिन वायर इन्फिनिटली लॉन्ग, और इसमें करंट है I। ओके, और वायर से सपोज स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, पॉइंट P पर आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो क्या करना होगा आपको? एम्पियर सर्किटल लॉ का सिंप्लीफाइड वर्जन मैं यूज कर रहा हूँ। अब मैं बाउंड्री नहीं कंसीडर कर रहा हूँ, मैं एक सरफेस नहीं कंसीडर कर रहा हूँ और फिर उस सरफेस का बाउंड्री नहीं कंसीडर कर रहा हूँ। जो बाउंड्री है उसका एक सिंपल सा नाम मैंने दे दिया, क्या? एम्पीरियन लूप। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड इस करंट के पास जो सिमेट्रिसिटी है, उस सिमेट्रिसिटी का यूज करके आपको एक एम्पीरियन लूप सुटेबली एक एम्पीरियन लूप सिलेक्ट करना है। इस केस में हम लोग सर्कुलर एम्पीरियन लूप कंसीडर करेंगे। उस सर्किल का जो सेंटर होगा ये वायर के पास होगा। ओके, वायर जो है उसके सेंटर पर होगा। तो यहाँ पर मैंने पॉइंट P से पास करता हुआ फिगर मैं इस तरीके से बना लेता हूँ, ये मेरे लिए इजी होगा। तो ये एम्पीरियन लूप है। फिर से मैं आपको रिमाइंड कर दूं, वास्तव में ये पूरा का पूरा एक सरफेस है जिसका बाउंड्री है एम्पीरियन लूप, राइट। ये पूरा का पूरा जो है क्या है, एक सरफेस है, राइट। ये जो एम्पीरियन लूप है इसके सेंटर से ये वायर पास कर रहा है। ओके, तो एम्पीरियन लूप के हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सेम होगा, क्योंकि वायर से उसका जो डिस्टेंसेज है वो सेम है। ओके, और ये मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल भी है। तो एम्पीरियन लूप के किसी एक पॉइंट पर आप कंसीडर कीजिए एक लाइन एलिमेंट डीएल, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन टेंजेंशियल टू द लूप। ओके, और डीएल का डायरेक्शन भी यही है। ओके, टेंजेंशियल टू द लूप। ये रेडियस है इसका स्मॉल आर। ओके, पॉइंट P है यहाँ जहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड पता करना था। ओके, पॉइंट P का इस वायर से जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर है। क्लियर? अब अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल B वेक्टर डॉट dl वेक्टर शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स नेट करंट। अब पहले ये एक सरफेस था तो हम लोग बोलते थे नेट करंट क्रॉसिंग द सरफेस। अब ऐसा नहीं कहेंगे, अब हम लोग एम्पीरियन लूप की बात करें, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे नेट करंट इनक्लोज्ड बाय द एम्पीरियन लूप। ओके, नेट करंट इनक्लोज्ड बाय द एम्पीरियन लूप। ओके, क्लियर है? म्यू नॉट टाइम्स नेट करंट इनक्लोज्ड बाय द एम्पीरियन लूप, I enclosed क्लोज लाइन इंटीग्रल V वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट, कितना करंट इनक्लोज कर रहा है I। अब चलिए, B वेक्टर और dl वेक्टर दोनों के बीच एंगल कितना है
0 डिग्री, क्योंकि आपको पता है जो लाइन एलिमेंट है उसका भी डायरेक्शन इस एम्पीरियन लूप के टेंजेंशियल है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी एम्पीरियन लूप के टेंजेंशियल है। तो दोनों के बीच एंगल जो है वो है 0 डिग्री। और मैग्नेटिक फील्ड हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट भी है, मैग्नेटिक फील्ड हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट भी है। तो मैं एक स्टेप और ले लेता हूं, बी डी एल कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, इसलिए हम लोग इसे बाहर कर सकते हैं। अब क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ डी एल कॉस थीटा का वैल्यू जो था वो था 0 डिग्री, ओके, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। इस पे तो बहुत सारे ऐसे लाइन एलिमेंट्स, और ओवर द लूप जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे, ओके, तो सारे डीएल सम अप हो करके क्या किसके इक्वल होंगे, इस एम्पीरियन लूप के सरकमफेरेंस के इक्वल होंगे। इसका सरकमफेरेंस कितना होगा, 2 पाई आर, ओके। तो ये मिला आपको b इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। यहां से आपको b इज इक्वल टू मिला म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ओके। तो ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनाइट लॉन्ग थिन वायर। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन आर, ओके। अब इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें कि एक इन्फिनिट थिक वायर का यूज किया जाएगा, और उस वायर के इनसाइड में, उसके इंटीरियर में भी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया जाएगा, और उसके एक्सटीरियर में भी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनिटली लॉन्ग थिक वायर। तो एक वायर है जिसका रेडियस कैपिटल आर है, इन्फिनिटली लॉन्ग है, ये इसका एक्सिस हुआ। एक्सिस से स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, पॉइंट पी। पॉइंट पी पर आपको मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। तो यहां पर 2 केसेस पॉसिबल है। केस 1, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, एंड केस 2, स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। मतलब मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द वायर एंड मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द वायर आपको कैलकुलेट करना है। जो अब लोग आउटसाइड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, तो क्लियर है, नेट करंट इनक्लोज्ड बाय द वायर जो होगा वो, यदि इसमें करंट टोटल आई है तो आई होगा, और b इंटू 2 पाई आर, जो कि ये था क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल b वेक्टर डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज। और आई इनक्लोज का वैल्यू कितना होगा, टोटल करंट आई, यदि आप यहाँ पे एम्पीरियन लूप एक सर्कुलर एम्पीरियन लूप कंसिडर करते हैं तो, राइट। तो b इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू आपको मिलेगा म्यू नॉट आई, और इस कारण से आपको मिला b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, या फिर इसी को आप लिख सकते हैं b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन आर, ओके। तो ये तो पिछला जो थिन वायर का केस पढ़े आप, बिल्कुल उसी के जैसा है। लेकिन तब क्या यदि r इज लेस देन आर, इंटीरियर पॉइंट पे हम लोग बात करें, हाँ, यहां पर एक कंडीशन भी है। यहां पर कंडीशन है कि यहां जो करंट डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म है, ओके। करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू आई अपॉन ए, करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू आई अपॉन ए, ये जो है कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, ओके। और
इसका रेडियस कैपिटल आर है और यहाँ पॉइंट पी है स्मॉल आर डिस्टेंस पे। यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। एम्पीरियन लूप कंसीडर करेंगे और फिर इसी तरीके से लिखेंगे b इंटू 2πr इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। लेकिन अब हमारे सामने सवाल है, कितना करंट इनक्लोज्ड, इस एम्पीरियन लूप के अंदर में कितना करंट है। ओके, तो जब एरिया था पाई आर स्क्वायर तो इसमें कितना करंट था, आई। तो यदि एरिया हो यूनिट तब कितना करंट होगा, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। और ये जो एम्पीरियन लूप है इसका एरिया कितना है, पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। तो जब एरिया हो पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर तब करंट इनक्लोज कितना होगा, पाई अपॉन पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। पाई पाई कैंसिल आउट, आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, राइट। तो ये हुआ करंट इनक्लोज का वैल्यू। पुट कीजिए यहाँ पर b इंटू 2πr इज इक्वल टू म्यू नॉट आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। यहां से आपको b इज इक्वल टू मिला म्यू नॉट आई अपॉन 2πr स्क्वायर इंटू आर। ओके, तो आप देखिए यदि पॉइंट एक्सटीरियर हो तो उसके लिए, सॉरी मुझे यहाँ पे स्मॉल आर लिखना चाहिए था। ओके, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यदि पॉइंट जो है पॉइंट पी वायर के आउटसाइड में हो, ओके, उसके एक्सटीरियर में हो, लेकिन यदि उसके इंटीरियर में हो तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, अब आप इस इक्वेशन से या फिर इस इक्वेशन से, किसी भी इक्वेशन से आप सरफेस पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों से आप यदि कैलकुलेट कीजिएगा तो दोनों से वैल्यू जो है आपको सेम ही मिलेंगे। आप स्मॉल आर के जगह जो है कैपिटल आर पुट कीजिए। सरफेस के लिए जो पॉइंट होगा केस 3 r इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू r। ओके, तो यहाँ पे यदि आप पुट करते हैं तो आपको मिलेगा 2i अपॉन कैपिटल आर, और यदि आप यहाँ भी पुट करते हैं तो सॉल्व होने के बाद सेम वही मिलेगा। ओके, कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों जो है यहाँ पर सेम है, यानी कि सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूअस है, नॉन कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम है। ओके, तो इस कारण से जो है यहाँ पे सरफेस पे आपको मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू मिला म्यू नॉट आई अपॉन 2π कैपिटल आर। ओके, इसे आप लोग ये भी लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4π 2i अपॉन कैपिटल आर, और इसे भी आप लिख सकते हैं b इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4π 2i अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर। ओके, तो ये था एम्पियर सर्किटल लॉ और उसके एप्लीकेशंस। अब इसके बाद के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सोलेनॉइड और टोरॉइड, और सोलेनॉइड और टोरॉइड के इंटीरियर में भी मैग्नेटिक फील्ड होता है। कुछ स्पेशल केसेस हम लोग पढ़ेंगे वहां पे, ठीक है, और वहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ का ही यूज करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।